हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। और मैं हूं ज्योति, वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में। तो अगर आप चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही साथ नीचे बेल आइकन है, उसको प्लीज प्रेस कर दो ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो दोस्तों, जैसे कि आपने अब तक सभी ने डब्बा की एनिवर्सरी की पिक्स देख ली होगी, तो डब्बा का कंटेंट तो इस बार फिर से खत्म हो गया बिकॉज जो एक्साइटमेंट लोगों को डब्बा को देखने की थी कि वो एनिवर्सरी पे क्या पहनने वाली है वो भी रिवील हो गई। डब्बा का कंटेंट कभी रह ही नहीं पाता, कभी तो उसकी भाभी द्वारा, कभी उसके भाई द्वारा और कभी घर के किसी किसी फैमिली मेंबर्स या ये बोलिए कि फैन क्लब्स के द्वारा उनकी जो पिक्चर है वो इधर उधर बढ़ ही जाती है। हालांकि इस कंटेंट को संभाल के रखना चाहिए था क्योंकि उनकी ड्रेस के लिए काफी टाइम से एक एक्साइटमेंट बनी हुई थी, एक हाइप बनी हुई थी कि इस बार डब्बा अपनी कौन सी ड्रेस चॉइस करती है। बट स्टिल व्लॉग आने से पहले ही ड्रेस भी रिवील हो गई और जगह जगह लोगों ने उनको एक टमाटर का खिताब भी दे दिया। वेल, टमाटर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, खासकर हार्ट पेशेंट्स के लिए। तो टमाटर बुरी चीज नहीं है दोस्तों, इसीलिए अपने दिल को अगर आपको संभाल के रखना है तो टमाटर का सेवन जरूर करें। कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो ये जरूर बताना कि अगर आप लोग कंपेयर करो पर्पल और रेड में तो आपको दोनों में से किसमें सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल डब्बा लगी। अगर मैं बात करूं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की तो मैं बताऊं दोनों ही ड्रेस में से कोई सी भी मुझे ठीक नहीं लगी। इनफैक्ट मुझे इनकी वेडिंग ड्रेस फिर भी इस टमाटर वाली ड्रेस से ज्यादा बेटर लगी बिकॉज उसमें एक प्रॉपर फिटिंग थी, एक प्रॉपर शेप थी। लेकिन जो ड्रेस आई, हमने सोचा था पता नहीं हैदराबाद से क्या लेके आने वाली है डब्बा, ऑल द वे हैदराबाद, माय गुडनेस। और उसके बाद भी एक डिजाइनर के पास से, और उसके बाद इस तरीके की फिटिंग, इस तरीके की शेप, मतलब ड्रेस का पूरा बंटाधार ही हो गया। मैं मानती हूं कि इसमें ड्रेस की गलती नहीं हो सकती क्योंकि डब्बा की बॉडी ही कुछ इस तरीके की होगी। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो लोग बल्की होते हैं या जो लोग हेल्दी होते हैं उनके ऊपर कोई भी ड्रेस सूट नहीं कर सकती। ड्रेस हर किसी पे सूट करती है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके की ड्रेस किस तरीके से कैरी करनी है और किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए, प्लस आपको वो ड्रेस प्रॉपर तरीके से कैरी करनी आनी चाहिए। हर ड्रेस हर साइज के लोगों पे ब्यूटीफुल लगती है। आपके पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होंगे जो प्लस साइज हैं, उसके बावजूद उन पे बहुत सारी ड्रेसेस बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। और डब्बा अगर उनके कंपैरिजन में किया जाए तो इतनी भी कोई बहुत ज्यादा वो हैवी नहीं है कि उनको एक प्रॉपर ड्रेस ही ना आए कि जिसमें वो सुंदर लग सके। ड्रेस को ठीक से ना शेप थी ना कोई फिटिंग थी, और बस अगेन वही चमक धमक। समटाइम्स कुछ एलिगेंट भी प्रॉपर कैरी करो ना तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप डब्बा की पीआर की रील्स देखोगे ना पुरानी, हमेशा से डब्बा गोलमोल ही रही है, बीच में थोड़ी सी कम हुई थी, लेकिन इनकी पीआर में जो इन्होंने अपने आप को कैरी किया है ना विद प्रॉपर हिजाब, और इतनी ब्यूटीफुल ड्रेसेस उन्होंने पहले भी पहनी है जिनमें ये बहुत सुंदर भी लगी हैं। उसके बाद पता नहीं हमेशा ये अपने इंपॉर्टेंट और इतने अच्छे ओकेजन में हमेशा ऐसा क्यों करती हैं। वेल, एक्सपेक्टेशन इस बार थोड़ी सी लगाई थी लोगों ने कि इस बार डब्बा ने सारे डिसीजन खुद लिए हैं तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही लेके आएगी, लेकिन कुछ खास अच्छा कमाल धमाल नहीं कर पाई। उसके बाद बहुत से लोगों की इनके ऊपर शिकायतें भी हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल इनका कमेंट सेक्शन अच्छे कमेंट से ज्यादा एक शिकायतों का कंप्लेन बॉक्स बना हुआ है जहां पे सब लोग आके अपना कंप्लेन लेटर डाल देते हैं। नो मैटर कि डब्बा उन लेटर को पढ़े या उन पे काम करे या ना करे, बट ऑडियंस इतनी लॉयल है और इतनी ऑनेस्ट है कि वो अपने साइड से कंप्लेन लेटर इनके कमेंट बॉक्स में डाल ही देती है। तो ऐसे ही बहुत बड़े बड़े काफी सारे लेटर्स इनके कमेंट सेक्शन में आए हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप 2 मिनट पॉज करके कमेंट को पूरा पढ़ना क्योंकि बहुत बड़ा कमेंट है। मैं पढ़ने लगी तो वीडियो काफी आगे निकल जाएगी, तो आप लोग जरूर पढ़ना। बहुत बेसिक चीजें और बहुत ही प्रैक्टिकल बात इन्होंने की है। मुझे नहीं पता ये कौन है और ये कॉमेंट भी डब्बा के ही कॉमेंट सेक्शन से मैंने लिया है। तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा पते की बात की है। एंड यस, मैं भी इस चीज में अग्री करूंगी कि एनिवर्सरी का फंक्शन होता है, हर कोई मनाता है, बहुत ग्रैंड भी मनाते हैं, बहुत स्मॉल भी मनाते हैं अपने अपने हिसाब से। तो इनका फर्स्ट एनिवर्सरी का फंक्शन था, इनका शादी का फंक्शन नहीं था। शादी ऑलरेडी इन्होंने बहुत ज्यादा अपने हिसाब से, इनकी भाभी के हिसाब से ग्रैंड करने की कोशिश की थी। हालांकि शादी में कमियां थी, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से उन्होंने इनकी हर जगह पे शादी का फंक्शन अरेंज किया था। मेहंदी से लेकर हर चीज का प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर वीडियो शूट, प्रॉपर व्लॉग, सब कुछ बना गया था। तो दोबारा वापस से वो मेहंदी नाइट वो ये सब करने की जरूरत नहीं थी। एक एलिगेंट सा, बढ़िया सा, ग्रैंड सा
ये लोग एनिवर्सरी का रिसेप्शन प्लान कर सकते थे, पार्टी प्लान कर सकते थे, लेकिन वापस से मेहंदी की रात दिखा दी, मेहंदी नाइट दिखा दी और मेहंदियां लगा रहे हैं सबके सब। मतलब ये क्या है कंटेंट के लिए, मतलब कुछ भी फिजूल खर्ची नहीं आप लोग इसको बोलोगे। शायद यही कहीं ना कहीं रीजन था कि इनकी भाभी ने इस बचकान हरकत में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया कि बाबा मैं इन चीजों में शामिल नहीं हो सकती। ये क्या करना, मतलब करना क्या चाह रहे हो? एक तरफ आप बार बार गजा की न्यूज डालते हो, बार बार उनके लिए सिंपैथी करते हो, दूसरी तरफ आप सारे सेलिब्रेशन इतनी खुश हो के धूम धड़ाके से कर रहे हो। इस तरीके से तो कोई अपनी सिल्वर जुबली या ये बोलो गोल्डन जुबली भी नहीं मनाते। उसमें इंसान सोचता है कि मैं रीमैरिज करूंगा, वापस से अपने सारे जो मैंने शादी के समय करे थी वो सब चीजें दोबारा करूंगा। लेकिन अभी तो शादी को 1 साल भी नहीं हुआ, सब रस्में हो चुकी हैं आपकी, वापस से करने की जरूरत नहीं थी। एक बढ़िया सा आप लोग पार्टी प्लान कर सकते थे, लेकिन चलो अपनी अपनी सोच, अपना अपना तरीका। अब इससे ज्यादा हम आगे क्या बोल सकते हैं। तो अब बात करते हैं इनके शादी के मेहंदी की, सॉरी शादी, अब शादी ही बोलेंगे, एनिवर्सरी जैसा तो कुछ लग नहीं रहा है उसमें। शादी इनकी एनिवर्सरी की मेहंदी की, एनिवर्सरी की मेहंदी में बोला था ना, फनी बेचारे ने इस बार आने के टाइम पे ही बोल दिया था कि जितने दिन यहाँ रहोगी अब की बार ससुराल में ही रहना पड़ेगा। लेकिन डब्बा तो डब्बा, इस बार फिर से डब्बा के पैर ससुराल में टिके ही नहीं। हमेशा की तरह एज एक्सपेक्टेड, मुझे पता था ये एक रात भी गुजार ले वहां पे तो भी मैं मान लू, लेकिन क्या करे, ससुराल के नाम से घबराहट होने लगती है। और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि वो घबराहट क्यों होती है, क्योंकि इनका ससुराल का घर देख के इनके मायके वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। इतना बड़ा घर, इतना स्पेशियस, क्या इन लोगों ने कभी स्पेशियस जगह नहीं देखी है? बड़ा वियर्ड सा मुझे बिहेव लगा। वेल ठीक है, इनके हिसाब से शायद बहुत ज्यादा स्पेशियस होगा, तो चलो ठीक है। मतलब इतना स्पेशियस अगर तुम्हारा ससुराल है कि तुम्हारे मायके वाले आंखें फाड़ के इतना स्ट्रेंज तरीके से देख रहे हैं, तो तुमको इतनी खुली जगह में घबराहट क्यों हो जाती है? क्यों वहां पे टिक नहीं पाती हो? मायके में इतने दिन बिता के आई हो, उसके बावजूद फिर से मेहंदी वाले दिन मायके में रुक गई। एक रात आई थी अपने ससुराल में फिर से रुकी, उसके बाद से ही वहीं पे रुक गई। वहीं पे अगर बात करें फनी की, तो फनी ने तो बता दिया, वो कई बार अपने व्लॉग में बताता भी है कि भाई मेरा वतन मेरी जगह देख के खुशी होती है। और ऐसा लगता है कि जैसे फनी दुल्हन है और बेचारा बड़े टाइम के बाद अपने मायके आया है। जो ग्लो एक लड़की को होना चाहिए अपने मायके जाते समय, वो ग्लो फनी के मुंह में दिखता है जब वो अपने घर पे आता है। चलो यहाँ पे भी बात खत्म करते हैं। लेकिन उसके बाद मेहंदी नाइट में सब दिखे, सब में मतलब डब्बा की मम्मी के साइड के सारे रिश्तेदार दिखे एज एक्सपेक्टेड। नानी भी दिखी और नानी से बड़ा लाड भी दिखा। लेकिन एक हैरानी की बात उसमें मुझे ये लगी कि जब नानी की एंट्री होती है तो नानी से गले मिलती है शर्मीली जी, बट नानी से बाकी लोगों ने गले ही नहीं मिला। बहुत दूर दूर से ही सबने कहा अच्छा ठीक हो, अच्छा ठीक है। इनकी दूसरी बेटी भी है, इनकी तीसरी बेटी भी है, बट नानी से गले मिला सिर्फ शर्मीली जी ने। शायद कंटेंट के लिए मजबूरी थी दिखाना कि भैया माँ बेटी के बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी सब कुछ ठीक है। वहीं पे जहां पे इस घर के सब लोगों के कपड़े लिए गए, डब्बा ने एक जन का कपड़ा अपने आप लिया, वहां पे अपनी नानी के लिए डब्बा ने कोई भी कपड़े नहीं लिए। नानी के कपड़ों की हालत आपने देखी होंगी, किस तरीके से जब वो उनके घर मिलने आई थी तब, और किस तरीके से वो मेहंदी नाइट में आई तब। तो जहां इतने लोगों के कपड़ों की शॉपिंग करी, डब्बा वहां पे अपनी नानी के लिए भी तो कुछ ले सकती थी। लेकिन लगता है कि डब्बा और डब्बा की फैमिली ने अब ठान लिया है कि अब इनके लिए कुछ नहीं करना। लगता है चोरी का माल नानी ने कुछ ज्यादा ही इकट्ठा कर दिया है, इस वजह से नानी को अब देना इन लोगों ने बंद कर दिया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हम चाहे किसी और ओकेजन में दे या न दे, बट जब घर में खुशी होती है, शादी ब्याह जैसा माहौल होता है, तो हम लोग देते हैं। आपको अपने बड़े बुजुर्गों को कपड़े देने चाहिए, एज अ गिफ्ट देना चाहिए, जैसे आपने घर में बाकी सबको दिया। ठीक है, तो नानी का भी पार्ट करते हैं यहाँ पे खत्म। अब बात करते हैं कि मेहंदी नाइट में लोग, मेहंदी नाइट में ऑलमोस्ट काफी लोग दिखाई दिए। इनफैक्ट वो लोग भी दिखाई दिए जिनके साथ 36 के आंकड़े चल रहे थे पिछले काफी टाइम से, उनके भी घर से कुछ ना कुछ लोग नजर आए। लेकिन इनकी फूफी कहाँ है? वो फूफी इनकी कहाँ है जो आए दिन डब्बा के घर में डब्बे भर भर के चिकन बिरयानी, चिकन सारा सामान भेजती हैं? वो फूफी इनकी कहाँ है? क्या ऐसे मनमुटाव हैं इन लोगों के घर में कि सारी तवज्जो सिर्फ शर्मिली जी के घर के लोगों को ही दी जाती है? उनके पापा के घर के साइड के लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जहां से हम देख रहे हैं, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि उनकी फूफी ने किसी भी चीज में कभी भी
कोई भी कमी की हो, चाहे वो इनके घर में बेबी का जन्म हो, उसमें भी एक बुआ की साइड से जितना हो सकता है उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़ के इनके लिए किया। जब भी ये मौदा से मुंबई जाती हैं, इनकी फूफी इतना सामान भर भर के इनके लिए भिजवाती हैं, लेकिन मेहंदी नाइट में इनकी फूफी क्यों नजर नहीं आई, उनको क्यों बुलाया नहीं गया। साथ ही साथ इनके एक और मामा है, उनकी फैमिली भी नजर नहीं आई। तो रिश्तों में आखिर ये चल क्या रहा है, और अगर इतनी ही खटपट है तो फिर ये अपने व्लॉग में उनको दिखाती क्यों है, और जब इनका मन नहीं करेगा ये किसी को भी नहीं दिखाएंगी। वाह, क्या बढ़िया फैमिली ड्रामा चल रहा है। क्या संस्कार दिए जा रहे हैं बच्चों को कि शादी के बाद सिर्फ मायके वालों की रिस्पेक्ट करो, सिर्फ उनको बुलाओ, ससुराल वाले कोई नहीं होते। भैया हमारे यहाँ तो फेरों के समय ही जब लड़की अपनी जगह चेंज करके इंटरचेंज होते हैं, हमारे यहाँ फेरों के टाइम पे तो साफ साफ शब्दों में बोल दिया जाता है कि मायके से अब तुम्हारे रिश्ते खत्म, अब ससुराल के रिश्ते हमेशा तुम्हारी प्रायोरिटी रहेंगे और इन्हीं की तुम्हें इज्जत करनी है। नंबर 1 पे हमेशा आपको अपने ससुराल के रिश्तों को ही रखना है, उसके बाद आपके मायके के रिश्ते आपके साथ आते हैं। ये फेरों में एक वचन होता है। बहुत सारे हिंदू इस चीज को जानते भी होंगे, मुझे नहीं पता कि इनके रिलीजन में क्या होता है क्या नहीं, लेकिन अगर बेसिकली भी हम बात करें, जनरली भी हम बात करें, तो आपका फर्ज अपने ससुराल की तरफ ज्यादा बन जाता है जब आप शादी कर लेते हो। लेकिन यहाँ पे तो ससुराल वालों को हमेशा सेकेंडरी रखा जाता है। अजीब फैमिली है, क्या ही बोलें। तो ये सब हाइलाइट्स थे जो मैंने कल के व्लॉग से फाइंडिंग करी। आई नो कि आप सबने भी ये चीजें नोटिस की होंगी, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये सारे पॉइंट्स आप सबने भी नोटिस करें। तो यहीं पे आज का वीडियो एंड करते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आने वाली वीडियोस में हम लोग करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।